चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिहार पुलिस हल प्रश्न पत्र ज्ञान बिंदु। कल कहाँ तक पढ़े थे? 35 तक ना? 35 तक हुआ था। कल 35 तक पढ़ चुके थे। आगे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। 35 ना, 36 से स्टार्ट करना है। चले आइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना एग्ज़ाम का देखना बहुत ज़रूरी होता है। 35 क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखना है। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मध्यकालीन इतिहास से डैश कितना से कितना तक कहा जाता है? बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन इतिहास जो है ना 8वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक जो है ना कहा जाता है। हाँ, मध्यकालीन इतिहास जो है ना, ये 8वीं से 16वीं शताब्दी तक कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास जो है 8वीं से 16वीं शताब्दी तक कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास 8वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। याद रखिएगा, 8वीं शताब्दी को मध्यकाल की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, 8वीं शताब्दी को क्या माना जाता है? तो मध्यकाल की शुरुआत माना जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि इस शताब्दी के दौरान समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म और संस्कृति में कई बदलाव हुए थे। ठीक है, आगे दिया हुआ कि मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। याद रखिएगा। तो मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे बात करें तो बोल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। बताइएगा कि दिल्ली में कुबत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन होगा? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आगे बोल रहा है, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी का नामक संगठन स्थापना किया था। ये तुर्कान ए चिहलगानी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो क्या होगा? इल्तुतमिश ने किया था। हाँ, याद रखिएगा ना कि तुर्कान ए चिहलगानी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। आगे बोल रहा है, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को लागू किया था। पूछेगा इक्ता व्यवस्था को लागू किसने किया था? तो क्या होगा? इल्तुतमिश ने किया था। हाँ, इक्ता व्यवस्था को लागू किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। आगे बोल रहा है, बलबन एक पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। बताइएगा, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? कौन किया था? तो बलबन किया था। हाँ, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? तो बलबन किया था। याद रखिएगा। आगे बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की नवीन प्रथा आरंभ की थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सैनिकों की हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की नवीन प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हाँ, तो सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा का दागने की प्रथा का जो आरंभ था ना, वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे बोल रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को एक यात्री एवं दूता भारत आया था। तो बताइएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री कौन आया था? भारत आया था। कब आया था? तो क्या होगा? हाँ, तो पूछता है ना कि मोरक्को का यात्री था ना इब्न बतूता, वो भारत किसके शासनकाल में आया था और कब आया था? 1333 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, ये भारत आया था। ठीक है, कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। आगे बोल रहा ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवाने एक कोही की स्थापना किया था। तो दीवाने कोही की स्थापना किसके लिए किया था और कौन किया था दीवाने कोही की स्थापना? हाँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग किसका स्थापना किया था? दीवाने कोही। तो दीवाने कोही की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर को बसाया था। तो यह सिकंदर ने आगरा को कब स्थापना किया था, बसाया था आगरा को? 1504 में जो है ना, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था, कौन था? बताइए। कुत्ता था, कुत्ता। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो कुत्ता था। याद रखिएगा, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में कुत्ता को पालतू बनाया गया था। अब है नवपाषाण युग। ठीक है, नियोलिथिक एज, नवपाषाण युग, मतलब नियोलिथिक युग को ना नवपाषाण युग बोलते हैं।
वही बोल रहा है कि नवपाषाण युग में इस काल में मानव खेती करना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव ने खेती करना आरंभ किस काल में किया था, तो क्या होगा? नव हाँ, नवपाषाण युग में जो है ना मानव ने खेती करना आरंभ किया था। और नवपाषाण युग में ही पॉलिशदार पत्थर के औजारों का उपयोग प्रारंभ हुआ था। तो ये पॉलिशदार पत्थर के औजारों का उपयोग किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। हाँ, मानव ने खेती करना आरंभ किया था नवपाषाण काल में। और पॉलिशदार पत्थर के औजारों का जो प्रयोग किया था एक भी नवपाषाण काल में ही किया था। आगे बोल रहा है मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। गेहूं एवं जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है। तो मेहरगढ़ कहाँ है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में है। वहाँ से जो है ना गेहूं एवं जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। लहुरा देव कहाँ है? तो यूपी में है। लहुरा देव कहाँ? यूपी में है, जिसमें चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो ये कि लहुरा देव से क्या चीज का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो चावल का। हाँ, इसके खोज से पूर्व प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीबा उत्तर प्रदेश में माना जाता है। आगे बोल रहा है कि बुर्ज होम से प्राप्त समाधानों के अवशेष से यह ज्ञात होता है कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा थी। तो बोल रहा है ना कि बुर्ज होम से प्राप्त समाधानों के अवशेष से यह ज्ञात होता है ना कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा कहाँ से थी? तो बुर्ज होम से था, ठीक है। आगे बोल रहा है कुत्ता का वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो क्या है? कैनिस फैमिलियर्स है। हाँ, कुत्ता का जो वैज्ञानिक नाम है ना कैनिस फैमिलियर्स है। और एक आगे बोल रहा है कुत्ता का जो वैज्ञानिक नाम है ना, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैनिस फैमिलियर्स है। आगे बोल रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज, नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज के रूप में जौ का प्रयोग किया गया था। बताइएगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो जौ का प्रयोग किया गया था। हाँ, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है ना अनाज के रूप में जौ का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि मुगल काल का पतन शुरू हुआ था। बताइए किस समय में हुआ था मुगल काल का पतन शुरू? हाँ, मुगल काल का जो पतन शुरू हुआ था ना ये आधुनिक काल में हुआ था, याद रखिएगा। मुगल काल का जो पतन शुरू हुआ था यह आधुनिक काल में हुआ था। मुगल काल का पतन आधुनिक काल में शुरू हुआ था। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हराकर किया गया था। तो बताइएगा कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना कब और किस युद्ध के बाद हुआ था? तो क्या होगा? क्या? भारत में मुगल सत्ता का स्थापना 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर। हाँ, तो भारत में जो है ना भारत में मुगल सत्ता की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हराकर किया गया था। अब बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा तुर्की भाषा में था, ठीक है। हाँ, तो बाबर की आत्मकथा जो था ना कौन था? बाबरनामा, ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। आगे बोल रहा है मुगल सत्ता के पतन का कारण क्या था? मुगल सत्ता जो पतन हुआ था ना उसका कारण क्या क्या था? तो पहला कारण था कि दुर्बल एवं अयोग्य उत्तरकालीन मुगल शासक था, और दूसरा था विदेशी आक्रमण था, तीसरा था राज दरबार में गुटबंदी था, और चौथा था सरदारों का नैतिक पतन था, और नेक्स्ट पॉइंट था पराठा शक्ति का उदय था। ये सब कारण था मुगल सत्ता के पतन का। और नेक्स्ट पॉइंट था सेना की दुर्बलता था, और नेक्स्ट था यूरोपीय कंपनी का आगमन था, और नेक्स्ट बोल रहा है कि अकबर के शासनकाल। इतना सारा जो था ना ये सब कारण था मुगलों के पतन का। और नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अकबर के शासनकाल से आरंभ हुआ मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष, और औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत पतन की ओर के अग्रसर होने लगा था। तो ये बोल रहा है कि और अकबर के शासनकाल से आरंभ हुआ मुगल साम्राज्य का जो उत्कर्ष औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत पतन की ओर से अग्रसर होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था, ठीक है, जिसको जफर बोलते थे। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। 1857 के संग्राम में विद्रोहियों को साथ देने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य क्या हो गया? भारत में अंत हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 39 है, बताइएगा कि नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? पूरा क्वेश्चन रिपीट किया था। हाँ, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो नवपाषाण काल होता है। क्या होता है? नवपाषाण काल। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो नवपाषाण काल होता है। नियोलिथिक का अर्थ नवपाषाण काल होता है। वैश्विक स्तर पर नवपाषाण काल जो है ना 10,000 ईस्वी पूर्व से भारत में 7,000 ईस्वी में आरंभ हुआ था। तो यह है कि वैश्विक स्तर पर नवपाषाण काल कब और भारत में कब प्रारंभ हुआ था वैश्विक स्तर पे? ये 10,000 ईस्वी पूर्व से तथा भारत में
60,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। हाँ, तो वैश्विक स्तर पे जो है ना नवपाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से तथा भारत में 7,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। आगे बोला नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक द्वारा किया गया था। तो नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन लुबाक के द्वारा किया गया था। ठीक है, द्वारा किया गया था। हाँ। आगे बोल रहा है कृषि, पशुपालन तथा पॉलिशदार उपकरण आदि नवपाषाण काल में विशेषता थी। याद रखिएगा, कृषि और पशुपालन तथा पॉलिशदार उपकरण इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कृषि, पशुपालन तथा पॉलिशदार उपकरण आदि जो था ना, ये नवपाषाण काल की क्या थी? विशेषता था। ठीक है, आगे बोल रहा है कि प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। तो प्राचीनतम जो नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़ है ना, वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और चेपानी मांडो नामक नवपाषाणिक स्थल में झोपड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चेपानी मांडो नामक नवपाषाणिक स्थल से झोपड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के प्रमुख केंद्र जो है ना क्या है? तो रेणुगुंटा है, जो आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंह भूमि झारखंड, बुर्ज गुफराल कश्मीर, कोल्डिहबा और महागढ़ उत्तर प्रदेश, मारकडोला असम आदि में है। तो ये बोल रहा है इस काल के जो प्रमुख केंद्र है ना, रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश में, सोन घाटी मध्य प्रदेश में, सिंहभूमि झारखंड में, गुफराल कश्मीर में, कोल्डिहबा और महागढ़ उत्तर प्रदेश में, मारकडोला असम में आदि है। आगे बोल रहा है चिरान जो है ना, बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए जो मुख्य रूप से हिरण के सींग के थे। वह कि प्रचुर मात्रा में हड्डी के जो उपकरण पाए गए थे ना, वो कहाँ से पाया गया था और किसका था वो बताइए? ये चिरान बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए जो मुख्य रूप से हिरण की सींगों के था। हाँ, चिरान जो है ना, बिहार में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 40। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी, कहाँ था? राजगिरी था। हाँ, याद रखिएगा कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी तो राजगिरी था। मगध का प्राचीनतम राजधानी राजगिरी या गिरिवर्ज था। आगे बोल रहा है मगध राज्य के प्रमुख राजवंश। ठीक है, वंश दिया हुआ है और संस्थापक दिया। देखिए, हर एक वंश का संस्थापक कौन था? हर एक वंश का था बिंबिसार। 544 से ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक था हर एक वंश का शासन। ठीक है, 544 से ईस्वी से 412 ईस्वी पूर्व तक था शासन हर एक वंश का। इसका संस्थापक था बिंबिसार। शिशुनाग वंश का था 412 से 344 ईसा पूर्व था। इसका संस्थापक कौन था? शिशुनाग का। तो क्या होगा? शिशुनाग था। हाँ, शिशुनाग ईस्वी पूर्व से 344 ईसा पूर्व। हाँ, तो शिशुनाग वंश का जो स्थापना शासन था ना, वो 412 से 344 ईसा पूर्व में था और इसका संस्थापक था शिशुनाग। क्या? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। कौन था? सही है, नागदशक। आगे बोल रहा है कि नंद वंश। ठीक है, नंद वंश का जो था ना शासन काल 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व था। इसके जो संस्थापक थे महापद्म नंद थे। ठीक है, नंद वंश का। और मौर्य वंश का था कितना से? 322 ईसा पूर्व से 182 ईसा पूर्व था। इसके संस्थापक बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का 322 ईसा पूर्व से 182 ईसा पूर्व, इसका संस्थापक बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई थी। अजातशत्रु जो था ना, राजगीर किलेबंदी का निर्माण करवाया था। और आगे बोला उदयन ने पाटलिपुत्र मगध को राजधानी बनाया था। उदयन जो था ना, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि सन 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी, बताइए कहाँ से? ये हुआ था मेरठ से हुआ था, याद रखिएगा। सन 1857 क्रांति जो शुरुआत हुआ था ना, ये मेरठ से हुआ था। बोल रहा है सन 1857 क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चरबी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया एवं अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इस समय मेरठ के सैन्य छावनी का अधिकारी जनरल हेविट था। ठीक है, तो बोल रहा है कि 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चरबी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया एवं अपने अधिकारियों पर गोली चलवाई और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इस समय मेरठ के सैन्य छावनी का अधिकारी जो था ना, वो जनरल हेविट था। पटना में 3 जुलाई 1857 को पीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो पटना में जो है ना 3 जुलाई 1857 को पीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अब आगे आइए, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जगदीशपुर बिहार में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया। जगदीशपुर बिहार में जो विद्रोह कौन किए थे? कुंवर सिंह ने किया था।
और कुंवर सिंह ने की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने किया था। जब कुंवर सिंह जब मृत्यु हुआ ना, उसके भाई उसकी जब मृत्यु हुआ तो उसके विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उनके भाई अमर सिंह ने किया था। अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, बिहार में तो अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह क्या किया? दबा दिया था। और झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, जन्म वाराणसी, मृत्यु ग्वालियर में हुआ था, नेतृत्व विद्रोह का आरंभ किया था। झांसी में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई 1857 में, और उसका नेतृत्व विद्रोह प्रारंभ किया था। जन्म हुआ था झांसी रानी की जन्म हुआ था वाराणसी में और मृत्यु हुआ था ग्वालियर, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आगे 1857 का विद्रोह है। प्रमुख केंद्र विद्रोह के नेतृत्व करता है, ब्रिटिश दमन करता है। तो रहेगा दिल्ली में जो है ना, दिल्ली में कौन था? दिल्ली में बोलेगा तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। लेकिन ब्रिटिश का बात करेगा कौन था? निकोलस हडसन था। ठीक है, दिल्ली में जो था ना बहादुर शाह जफर और बख्त खां, और ब्रिटिश में दो तरफ से थे निकोलस हडसन। और लखनऊ में बोलेगा तो कौन था? बेगम हजरत महल था। और ब्रिटिश में हेनरी लॉरेंस और कैंपेबल। कानपुर में बोलेगा तो कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे, और ब्रिटिश में कौन था? ब्रिटिश में कैंपेबल था। ठीक है, तो कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे, ब्रिटिश में की तरफ से कौन था? कैंपेबल था। इलाहाबाद में कौन था? इलाहाबाद की तरफ से कौन था भारत में? लियाकत अली। हाँ, इलाहाबाद बनारस में दोनों का था लियाकत अली, और ब्रिटिश में कर्नल नील था। अब बरेली का बात करेगा तो खान बहादुर खान, और इसका ब्रिटिश की तरफ से हडसन था। हाँ, बरेली की तरफ से खान बहादुर खान और इसकी तरफ से हडसन था ब्रिटिश की तरफ से। आगे बोल रहा है कि 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोलेगा तो पामस्टर्म लिबरल पार्टी से थे। ठीक है, तो बोल रहा है 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोलेगा तो पामस्टर्म लिबरल पार्टी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है? बताइए, जलप्रपात का निर्माण नदी द्वारा होता है। जलप्रपात का निर्माण जो होता है किस कारक द्वारा होता है? तो नदी द्वारा होता है। जलप्रपात का निर्माण नदी द्वारा होता है। आगे है नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप है। नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप है। भी आकार की घाटी, गॉर्ज है, कैनियन है, जलप्रपात तथा छिप्रिका है, जल गर्तिका है, नदी बेदिका है, नदी विसर्प आदि है। ठीक है, ये सभी जो है नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप है। कौन कौन? भी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात तथा छिप्रिका, जल गर्तिका, नदी बेतिका, नदी विसर्प आदि। आगे बोल रहा है जलप्रपात के बारे में बोल रहा है कि जब किसी स्थान पे नदियों का जल से ऊंचाई खड़े ढाल अर्थात क्लिक के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसमें जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो जलप्रपात बोल रहा है कि जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे और गिरता है तो जलप्रपात कहते हैं। इस स्थलाकृति का निर्माण नदी के द्वारा अपरदन से होता है। जलप्रपातों के प्रकार क्या है? तो समान जलप्रपात जो है ना, इसमें कौन है? सोपानी जलप्रपात और पठारी जलप्रपात सामान्य में है। आप गौन में बात करें, गौन में जो है ना भ्रंश जलप्रपात है और निक पॉइंट जलप्रपात है। उदाहरण में है कि शरावती नदी पे स्थित जोग या करसोपा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नदी पे स्थित है, और धुआंधार जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित होंडू जलप्रपात आदि है। तो वही बोल रहा है कि शरावती नदी पे स्थित जो है ना जोग या करसोपा जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पे स्थित है, और धुआंधार जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है स्थित होंडू जलप्रपात आदि है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आइए। धुआंधार जलप्रपात तो नर्मदा नदी पे है। देखिए यहाँ पे कौमा नहीं है। शरावती नदी पे स्थित जो कि अगर सोपा जलप्रपात है, कौमा है लगाया ना, और नर्मदा नदी पे स्थित धुआंधार जलप्रपात है दिया तो है, फिर कौमा है। स्वर्णरेखा नदी पे होंडू जलप्रपात आदि है। ठीक है, तो शरावती नदी पे स्थित बोलेगा तो गरसोपा जलप्रपात है, अगर नर्मदा पर बात करेगा तो धुआंधार जलप्रपात है, और स्वर्णरेखा पर बात करेगा तो होंडू जलप्रपात है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? अब सही है। आगे बोल रहा है कि नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, पर्यावरण के जैविक अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी।
बोल रहा है कि पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी बोल रहा है कि पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल को प्राप्त है। तो पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जो है ना जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल को प्राप्त है। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। ठीक है, यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। आगे बोल रहा है कि वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टैंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था। तो वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टैंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था। आगे बोल रहा है कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या कास्ते द बफन ने किया था। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या जो है ना कास्ते द बफन ने किया था। क्वेश्चन नंबर है 44, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? कौन नहीं है? बाघ नहीं है, लेकिन हवा वन जल है। हाँ, तो बांध नहीं है, हवा और वन और जल है। तो बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो बांध नहीं है। तो बांध जो है प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण बोल रहा है क्या है? तो इसका अभिप्राय प्राकृतिक परिवेशों से अर्थात भूमि, जल, वायु, पादप, जल, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल आदि को समाहित किया जाता है। किसमें? तो प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन? तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल समाहित किया गया है। आगे बोल रहा है कृषि या मानव निर्मित पर्यावरण। मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किया। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य कृत्रिम मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कृत्रिम मानव निर्मित पर्यावरण क्या है? तो मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किया। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य कृत्रिम मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। जैसे बोल रहा है जैसे फसल उत्पादन, वाणिज्यिक व्यापारिक संकुल और औद्योगिक संकुल एवं परिवहन संकुल अधिसंरचना का निर्माण आदि है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बोल रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम बोलेगा तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन है। 2023 का जो थीम है ना सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन है। आगे बोल रहा है कि 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस भी मनाया जाता है। 5 अक्टूबर क्या मनाते हैं? विश्व परिवेश दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख दिवस है और तिथि। ये कि विश्व वन जीव दिवस कब मनाते हैं? विश्व वन जीव दिवस हाँ विश्व वन जीव 3 मार्च को मनाते हैं। इसका थीम क्या है? तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस बोलेगा तो 22 मार्च को। हाँ, इसका थीम बोलेगा तो जल और स्वच्छता संकट में हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। और जल संसाधन दिवस कब मनाते हैं? जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। हाँ, नेक्स्ट है एग्रीमेंट। इसका जो विषय बोलेगा ना, इसका विषय क्या था? इसका विषय ही था ना। हाँ, 22 मई को मनाते हैं। इसका नेक्स्ट बोल रहा है इसमें एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी है। विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को मनाते हैं। हाँ, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। हाँ, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर। अब विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है कि जैविक संसाधन एक उदाहरण है। क्या है? तो क्या होगा? वन है। हाँ, वन है। जैविक संसाधन का एक उदाहरण है तो वन है। जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, इसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। आर्थिक जो है ना रूप से सामवेव और सांस्कृतिक के रूप में मान्य है, एक संसाधन है। आगे बोला संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव। दूसरा है साम्यता के आधार पे, नवीनीकरण योग और अनवीनीकरण योग के आधार पे। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है। चौथा है विकास के स्तर पे आधार, यह है संभावी विकसित भंडार और संचित कोष है। ठीक है, आगे संसाधन में दिया हुआ है कि संसाधन 2 प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक होता है मानवीय। मानवीय में भी 2 है, तो सॉरी प्राकृतिक में भी 2 है, नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग है।
और मानवीय में भी 2 है, संरचनाएं एवं संस्थाएं, और दूसरा पॉइंट में मात्रा एवं गुणवत्ता है। तो याद रखिएगा कि नवीकरणीय युग में जो है ना 2 भाग है, इसमें सतह अथवा प्रवाह है, इसमें जैव है। और सतह प्रवाह में जैसे पवन जल है, और जैव में क्या है, तो जैव में इसका 2 भाग है, प्राकृतिक वनस्पति जिसे वन बोलते हैं, और इसमें दूसरा है वन जीव। और अनवीकरण में बोलेगा युग में, तो इसमें 2 भाग है, पुनः चक्रीय जैसे धातु, अचक्रीय में जैसे जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन क्या है, तो जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीव व्याप्त हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि है। अगला अजैव संसाधन, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन क्या है, तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण में है जल, वायु, गैस, सौर ऊर्जा, चट्टान, धातुएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बताइए कि भारत के पश्चिम तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह है कौन सी है? पता है, गुजरात है। गुजरात है। हाँ, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह है गुजरात है। याद रखिए, गुजरात है। बोल रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वो राज्य गुजरात है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। कितना? तो 1214 किलोमीटर। याद रखिए, 1214 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य कौन कौन है? 9 राज्य। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। हाँ, तो भारत के 9 राज्य जो है तटरेखा से लगा हुआ है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल, 6वां तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां क्या है, तो पश्चिम बंगाल है। आगे बोल रहा है शीर्ष तटरेखा वाले क्रमशः जो है ना गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरल है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल तथा गोवा है। तो शीर्ष में जो तटरेखा वाले जो क्रमशः राज्य है ना वो जैसे गुजरात हो गया, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल तथा गोवा है। और देश में कुल तटीय सीमा की लंबाई बोलेगा तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है। और परंतु इसके मुख्य भूमि को तटीय सीमा की लंबाई बोलेगा तो 6100 किलोमीटर है। तो देश की कुल तटीय सीमा की कुल लंबाई बोलेगा तो 7516.6 किलोमीटर, परंतु इसके मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई बोलेगा तो 6100 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर है 48, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्व्ययीकृत संसाधन नहीं है? क्या नहीं है बताइए? लौह अयस्क नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा है, वन प्राणी है, वन है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुनर्व्ययीकृत संसाधन नहीं है? तो लौह अयस्क नहीं है, सौर ऊर्जा है, वन प्राणी है, वन है। बोल रहा लौह अयस्क पुनर्वीकृत संसाधन नहीं है। बोला वही कि पुनर्वीकृत नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका पुनर्भरण संभव है पुनर्वीकृत संसाधन कहलाते हैं, जैसे वन प्राणी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि है। अनवीकरणीय संसाधन इसको बोलेंगे वैसे संसाधन जिसका पुनर्भरण संभव नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, अयस्क आदि है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। शंकु के शीर्ष पर जब विस्फोट प्रतिक्रिया के द्वारा गर्त या बेसिन रूप से स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर के बृहद रूप में ही काल्डेरा कहा जाता है। क्रेटर के बृहद रूप को क्या कहते हैं? काल्डेरा कहते हैं। आगे बोल रहा है कि बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ठंडा होकर छोटे ठोस में टुकड़ों में बदल जाता है, उसे सिंडर कहते हैं। वही बोल रहा है कि बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी बोलेगा तो कौन सा है? किलाऊ हवाई द्वीप यूएसए पर स्थित है। तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी बोलेगा तो किलाऊ ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप पर यूएसए पर स्थित है। और सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी बोलेगा तो अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी बोलेगा अमेरिका में एशिया महाद्वीप के तटों पर प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। अब विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बोलेगा तो कौन सा है? पर्वत कोटोपैक्सी है जो 19,613 फीट इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है ना वो पर्वत कोटोपैक्सी है, जिसकी कितना फीट ऊंचाई है? 19,613 फीट, जो इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ? इक्वाडोर में, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। अब विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी बोलेगा तो ओजस डेल सलाडो है।
याद रखिए। विश्व की सबसे ऊंची पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी बोलेगा तो ओजस डे सराडो है, जो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना तथा चिली की सीमा पे स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पे बताइएगा कि बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र कहलाता है। भूकंप केंद्र। बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र कहलाता है। बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है भूकंप केंद्र कहलाता है। ठीक है। आगे बोल रहा है भूकंप, अर्थक्वेक। ठीक है। भूकंप क्या है? वह स्थान जहां भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं, भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। ठीक है। वह स्थान जहां से भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं। वह बिंदु जहां पर भूकंपित तरंगें सबसे पहले पहुंचती है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, और जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर अर्थात 90 डिग्री के कोण में स्थित होती है। आगे बोल रहा है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा कहते हैं। बोल रहा है ना कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ना समभूकंपीय रेखा कहते हैं। आगे बोल रहा है भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा वृद्धि हो जाती है, अतः रेडॉन गैसें की मात्रा में वृद्धि उस क्षेत्र के विशेष भूकंप आने का संकेत होता है। आगे बोल रहा है भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप के अध्ययन को क्या करते हैं? सिस्मोलॉजी। अगला है भ्रंश मतलब फॉल्ट। तनाव मूलक भू संचलन की तीव्रता कारण भूपटल की शैलों और चट्टानों के एक तल के सहारे स्थानांतरण से उत्पन्न दरार या संरचना को ना भ्रंश कहते हैं। तो ये बोल रहा है भ्रंश किसको बोलेंगे? तो तनाव मूलक भू संचालन की तीव्रता के कारण भूपटल की शैलों चट्टानों में एक तल के सहारे स्थानांतरण से उत्पन्न दरार या संरचना को ना भ्रंश कहते हैं। भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचालन के दोनों बलों संपीड़न और तनाव से होती है, किंतु इसमें तनाव मुक्त बल का योगदान प्रमुख होता है। भ्रंश मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य भ्रंश, दूसरा व्युत्क्रम भ्रंश, तो तीसरा है पार्श्वीय भ्रंश, चौथा है सोपानी भ्रंश। ठीक है। आगे है वलन मतलब फोल्ड। धरातलीय चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को वलन कहते हैं। वलन किसको बोलेंगे? तो धरातलीय चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को वलन कहते हैं। हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज एवं अल्पेशियन पर्वत की उत्पत्ति वलन की परिणाम से है। नेक्स्ट है कि हाल ही में तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया। भारत ने तुर्की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। ठीक है। तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? तो क्या होगा? डेल्टा का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? तो डेल्टा नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है। नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बालू का तटबंध, प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ का मैदान, डेल्टा आदि, ये सब है। आगे बोला डेल्टा क्या है? डेल्टा क्या है ना, तो डेल्टा के बारे में बोल रहा है कि डेल्टा नदी जब सागर या झील में गिरती है, तो उसके प्रवाह में अवरोधक एवं वेग में कमी कारण नदी के मालवा का निक्षेप होने लगता है, जिससे एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। इस स्थल रूप को क्या कहते हैं? तो डेल्टा कहते हैं। ठीक है। आकृति के अनुसार डेल्टा का वर्गीकरण। चपाकार डेल्टा क्या होता है? तो नील नदी का डेल्टा चपाकार होता है, गंगा का डेल्टा चपाकार, और मेकांग डेल्टा, ये सब क्या है? चपाकार डेल्टा है। पंजाकार डेल्टा क्या है? तो मिसिसिपी का डेल्टा क्या है? तो पंजाकार डेल्टा है। आगे बोला ज्वार नदमुखी डेल्टा, ये क्या है? तो नर्मदा नदी पर ताप्ती नदी के डेल्टा पर स्थित है। ज्वार नदमुख नदी जो है ना, डेल्टा जो है, ये नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी का डेल्टा है। ठीक है। आगे इधर आइए। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ये ना सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है। भूकंप से संबंधित जो अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप से संबंधित अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों से लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण के समस्थिति में क्षणिक अवस्था में होने पर उत्पन्न होती है। ठीक है। आगे बोल रहा है भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनी की गतिविधियों से निकली ऊर्जा के कारण पैदा होती है। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह से विवर्तनी की गतिविधियों से निकली ऊर्जा के कारण पैदा होती है। सामान्यतः भूकंपीय तरंगों को 2 वर्गों में क्या किया गया? विभाजित किया गया है, याद रखिएगा। पहला है ना भूगर्भीय तरंगों, जिसमें पी तरंग तथा एस तरंग आता है। दूसरा धरातलीय तरंग, जिसमें क्या आता है? लैंड मतलब क्या? भूमि होता है ना, तो एल तरंगे, याद रखिएगा। भूगर्भीय में पी तथा एस, धरातलीय मतलब एल तरंगे। और पी तरंगे क्या है? जिसे प्राथमिक तरंगे बोलते हैं। पी को प्राथमिक तरंगे बोलते हैं।
आगे बोल रहा है पृथ्वी की सतह पे सबसे पहले जो है ना पी तरंगों का क्या हुआ था, अनुभव हुआ था पी तरंगों का। ये ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगे होती है पी तरंगे। यह तरंगे ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम में क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। तो याद रखिए, बताइएगा कि कौन सी तरंग जो है ना ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है। तो क्या होगा, पी तरंग होगा। और पी तरंग का गति जो सबसे तेज तथा तीव्रता सबसे कम होता है, जो एस और एल से होती है। ठीक है, तो पी का जो गति सबसे तेज होता है तो तीव्रता सबसे कम होता है, एस और एल से होती है। आगे बोल रहा है एस तरंगे के बारे में कि पी तरंगों के पश्चात एस तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। पी तरंगों के पश्चात एस तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, इसे द्वितीय तरंग भी कहते हैं। तो ठीक है, तो पी तरंगों के जो है एस तरंगों को द्वितीय तरंग भी कहते हैं। और यह प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जो एस तरंगे होती है ना, वो प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती है। एस तरंगे इसकी गति पी से कम एवं एल से क्या होती है, अधिक होती है। और पी तरंगे जो होता है ना, केवल ठोस माध्यम क्या कर सकती है, गमन कर सकती है, केवल ठोस माध्यम में। अब है एल तरंगे क्या है, इसकी गति सबसे जो है ना पी एवं एस से क्या होती है, मतलब कम होती है। एल का जो तरंग गति होता है वो पी एवं एस से कम होती है, अतः एल तरंगे पृथ्वी की सतह पर पी तथा एस के बाद प्रकट होती है। इसकी तीव्रता पी एवं एस से अधिक होती है, अतः यह सर्वाधिक विनाशकारी होता है। कौन होता है, एल तरंगे। नोट में दिया अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है, इसमें कणों का कंपन दोलन तरंग की दिशा के समांतर होता है, जैसे ध्वनि तरंगे। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में बोल रहा है कि इसमें कणों का कंपन दोलन तरंग की दिशा के समांतर होता है, जैसे ध्वनि तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग क्या है, इसमें कणों का कंपन या दोलन तरंग की दिशा के लंबवत होता है, जैसे प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट बोल रहा है अनुप्रस्थ तरंगों का मापन भूकंपीय तरंगों का जो मापन होता है सिस्मोग्राफ से होता है, नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है, जिसमें भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। अगर पूछे भूकंपीय तरंगों का मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिसमें भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, इसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। आगे बोल रहा है कि भूकंप की तरंगों को रिएक्टर स्केल पर 0 से 10 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप की तरंगों को रिएक्टर स्केल पर 0 से 10 तक के आधार पर मापा जाता है। इस स्केल के अंतर्गत प्रति बढ़ते एक अंक के साथ भूकंप की तीव्रता 10 गुना क्या होती है, बढ़ती जाती है। आगे बोल रहा है रिएक्टर स्केल पैमाने को चार्ल्स रिएक्टर ने खोजा था। तो रिएक्टर स्केल पैमाने को किसने खोजा था, तो चार्ल्स रिएक्टर ने खोजा था। यह गणितीय मापक है जो लॉग के आधार पर क्या करता है, तो चलता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बोल रहा है कि जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुक्त संरक्षण में है वह कौन सा है, ये होगा हाथी। ठीक है, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुक्त संरक्षण में है वह है हाथी है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी को मुक्त संरक्षण प्राप्त करता है। भारत के प्रमुख हाथी रिजर्व है। बताइएगा कि पेरियार अनामुडी कहाँ है, तो केरल में है भारत के हाथी रिजर्व। और अन्नामलाई या सिरुविलतपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में है। और लेमरू और तंजौर पिंगला कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। लेमरू, तामोर, पिंगला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट बोल रहा है सिंहभू कहाँ है, सिंहभू बोलेगा तो झारखंड में है। बैतरनी मयूरभंज कहाँ है, तो उड़ीसा में है। काजीरंगा दिहांग पटकई कहाँ है, तो असम में स्थित है। कुछ विशिष्ट जीवों के संबंधित अभ्यारण्य है। तो कच्छ का छोटा रण कहाँ है, तो गुजरात में। ये किसके लिए है, तो जंगली गधा के लिए है। कच्छ का छोटा जो रण है ना, गुजरात में जंगली गधा के लिए। काजीरंगा असम है, किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जलतापाड़ा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध जलतापाड़ा। दाचिंगम कहाँ है, जम्मू कश्मीर, ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। गिर कहाँ है, गुजरात में, एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में ये है, सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क के कहाँ है, तो राजस्थान में है, ये है ऊँट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए रेगिस्तान। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में ये है, साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव। भितरकनिका कहाँ है, तो उड़ीसा में कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, ओलिव रिडले कछुआ के लिए। सिकाई देवी अभ्यारण्य कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ये है, कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, ये डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह कौन सा शहर है, तो क्या होगा, मुंबई है। मुंबई शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह है मुंबई। भारत का कॉटन पॉलिश मुंबई को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर। भारत का बोस्टन बोलेगा तो अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो कानपुर है। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल सन 1818 में
कोलकाता के पास फोर्ट क्लस्टर में लगाई गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका था। कल भी पढ़े थे हम लोग कि भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा जो मिल था ना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट क्लस्टर में लगाया, जो किया था क्या था सफल नहीं हो सका था। इसके बाद 1854 में एक सफल प्रयास के रूप में कवासजी डाबर के द्वारा मुंबई में एक आधुनिक सूती वस्त्र क्या हुआ था, नींव रखा गया था। आगे वर्तमान में महाराष्ट्र भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्रों का मिल जो है ना वाला राज्य है। तो वर्तमान में महाराष्ट्र भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्रों के मिलों वाला राज्य है। सूती वस्त्र उत्पादन तथा निर्यात में भारत का स्थान चीन के बाद क्या है, तो दूसरा है। तो सूती वस्त्र उत्पादन तथा निर्यात में भारत का स्थान चीन के बाद कितना है, तो दूसरा है। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे। चवंत रानी जी 55 से ना कल पढ़ेंगे, ठीक है, 55 से कल पढ़ेंगे।